हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि आने वाली 24 तारीख को एक दो दिन में ही मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 25 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का ज्योग्राफी का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है ना। तो आपके 24 और 25 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना तीसरा और एक इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है इसी को सॉल्व कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था। अब ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे इसी तीसरे पेपर के पार्ट 2 की वीडियो है। और पता है बच्चों, ये वीडियो जो है ना पार्ट 2 वाली, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और साथ ही साथ मैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं खंड नंबर घ 24 से 28 दीर्घवृत्तीय प्रश्न, 5-5 नंबर के टोटल 5 प्रश्न, और हमने अथवा भी ले रखा है 3 क्वेश्चन में, तो 5 नंबर के 8 समझ लो। फिर यहाँ पे हम वर्ल्ड मैप समझेंगे और इंडिया मैप की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों 5-5 नंबर की। तो मान के चलो 35 मार्क्स की तैयारी, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो यहाँ पे होने वाली है। ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCD आपका इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना बच्चों वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अरे भैया रुक जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इसी पेपर 3 के पार्ट 2 की वीडियो को। बच्चों तैयार हो आप लोग। और यहाँ पे ना एक बार आई बटन में एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे PYQ, सारे सैंपल पेपर हो गए, आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो देख लेना जाके अगर कोई मिस हो गई हो, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने पेपर 3 के पार्ट 2 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रिमेंबर कराता हूँ। देखिए सेक्शन ए में देखो MCQ भी समझाए थे। MCQ का जो भी और भी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको मैंने दी थी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर हमने समझा था अपना सेक्शन नंबर भी, स्रोत आधारित क्वेश्चन, चित्र वाला क्वेश्चन हमने समझा था। ओके, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन थे बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो अभी। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस पेपर के अगले सेक्शन की, खंड नंबर डी। अब खंड डी में जो है ये होंगे हमारे 5-5 नंबर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने हैं, वैसे तो 5 हैं, अथवा मिलाएंगे तो हमारे 7 बनते हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन 24 इसी में आपको अथवा मिल गया है। 24 कहता है बच्चों कि वर्षा कैसे होती है। आप जो वर्षा होती है ना, यानी कि जो रेन है, वो आखिर होती कैसे है, तथा ये वर्षा कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वर्षा बेसिकली 3 प्रकार की होती है। अब ये होती कैसे है, तो ये समझो। देखिए लिखेंगे कि जब किसी कारणवश जल वाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है। अब बताएंगे सर जी कि ये जल वाष्प क्या होता है। तो जल जो है जब वाष्प के रूप में यानी कि भाप के रूप में वायु में पहुंच जाता है, मिल जाता है, उसे जल वाष्प बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसी हवा चलती है जिससे जलवाष्प में जिसमें मौजूद होता है तो वो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के साथ ही जैसे ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती चली जाती है। अब ठंडी होती है तो इससे जो वाष्प होता है वो संघनन बनने लगता है। अब संघनन से क्या होता है कि जलकण पैदा होते, छोटे छोटे से ओस की बूंदें नहीं होती है, वैसे छोटे छोटे से जलकण हवा में ही पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित हो जाते हैं और वायु में तैरने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके मेघ का निर्माण होता है। और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो ये टकराते हैं तो क्या होता है, इनमें आपस में टकराहट हुई, तो टकराने की वजह से ये बादल अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी पे छोड़ देते हैं और इसी को हम जलीय वर्षा बोलते हैं। अब ये वर्षा होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहली है बच्चों संवहनीय वर्षा, ठीक है। पहली है संवहनीय वर्षा, दूसरी है पर्वतकृत वर्षा, तीसरी है चक्रवाती वर्षा। ओके, अब कौन सी वर्षा की क्या क्या इंपॉर्टेंस है ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले संवहनीय वर्षा, जो कि बहुत ही आसान है। कैसे? जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, जैसे राजस्थान का इलाका है, या फिर जब जून जुलाई में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, ऐसे में जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो सिंपल सी बात है, जब सतह गर्म है तो उससे लगने वाली जो वायु है, हवा, वो भी गर्म हो जाएगी। ये वायु गर्म होकर बहुत ज्यादा फैल जाती है। हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है। खास करके समुद्री इलाकों में हल्की वायु जब ऊपर उठती है तो संवहनीय धारा का निर्माण करती है और ऊपर जाकर
ये भी ठंडी हो जाती है। अब ठंडी होती है तो फिर से जलवाष्प का संघनन होता है, संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिनसे घनघोर वर्षा होती है, इसीलिए इसे संवहनीय वर्षा बोलते हैं। बस ये देखो यहाँ पे ये जो बात है ना, ये वाली यहाँ से लेके इतनी बात, ये आप हर एक प्रकार की वर्षा में लिख दोगे, हर एक प्रकार की वर्षा में, ठीक है। अब जैसे ये है बच्चों पर्वतकृत वर्षा, तो कैसे बोलेंगे, जब जलवाष्प से लदी हुई वायु गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़े, यानी कि ऐसी वायु जहाँ पे जैसे ये पर्वत है, ठीक है, ये कोई ऐसा पठार है, तो यहाँ से वायु को ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता है, जो गर्म वायु होती है, ठीक है। अब ऊपर चढ़ती है तो भाई ये वायु वहां जाकर ठंडी हो जाती है, ऊपर जैसे तापमान जैसे हम बढ़ते हैं ना ऊपर की तरफ ठंडा होता है। अब ठंडी होने से क्या होती है, संतृप्त हो जाती है, और संतृप्त होने से क्या होता है, जलवाष्प का संघनन, संघनन से वर्षा होती है, इसीलिए इसे पर्वतकृत वर्षा बोलते हैं, ठीक है। ये वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पे पर्वत श्रेणी समुद्र के निकट होती है या फिर उसके आसपास। फिर चक्रवाती वर्षा, तो इसे हम वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। अब ये होती कहती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, अर्थात जो क्या नाम है गर्म वायु होती है, ठीक है, इसके ऊपर ठंडी वायु जो है वो पहुंचती है, तो इससे क्या होता है, इससे गर्म पवन में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है और इसी से वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की वर्षा है, एक है आपकी संवहनीय, पर्वत और चक्रवाती। अब सेकंड क्वेश्चन इसका और भी आसान है, कैसे, सेकंड है बच्चों कि भूपृष्ठ पर जो सूर्य ताप होता है, सूर्य ताप का मतलब क्या है, सूरज से आने वाली रोशनी, तो ये सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। तो हमारे पृथ्वी पर जो भी सूरज की रोशनी आती है वो कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं मध्यम होती है, तो इसके क्या रीजन है, या फिर इसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। ओके, तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, कौन कौन से सर, सबसे पहला कारक है सूर्य की किरणों का झुकाव, फिर है सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव, स्थल एवं जल का प्रभाव, दिन की लंबाई, धूप की अवधि, ठीक है, भूमि का ढाल, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और भी कई रीजन है, मैन यही है। अब देखो ध्यान से, सूर्य की किरणों का झुकाव ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमें पता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है बच्चों, गोलाकार है, इसी वजह से वैसे तो आप कहेंगे भूभाग है, लेकिन हम मान लेते गोलाकार है, मान क्या लेते हैं, कुछ 90% गोलाकार है, बाकी अलग है। तो इसके कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर गिरते समय उनका झुकाव अलग अलग होता है। जैसे देखो एग्जांपल लेता हूं, ये सन है, ठीक है, ये है सन। अब सन जो है इसकी यहाँ पे ये अर्थ है हमारा, ओके, ये है हमारा EARTH, ये अर्थ है। अब जब इसकी रोशनी आएगी तो रोशनी बेसिकली डायरेक्टली जो है इसके सेंटर में यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगी, है ना, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे ये चलेगी यहाँ पे ये अक्षांशों की तरफ, ऊपरी और उत्तरी और दक्षिणी के अक्षांश की तरफ, तो क्या होगी, ये कम हो जाएगी। अब पृथ्वी का ये बाकी का हिस्सा जो इधर वाला, ठीक है, जहाँ पे रात है वहां पे सूरज पहुंचेगा ही नहीं, तो इससे क्या होता है कि सूरज की जो स्थिति है, सूर्य की किरणों का झुकाव, ये भी डिपेंड करता है। तो जहाँ पे ज्यादा पड़ रही है वहां पे ज्यादा गर्म होगा, जहाँ पे कम पड़ रही है वहां पे कम होगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, है ना। अब सेकंड है बच्चों, सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव, कैसे, देखिए वायुमंडल में जो बादल होते हैं ये आर्द्रता को, धूल कण आदि को सही से बनाए रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वायुमंडल जो है ये सूर्य से आने वाले सूर्यताप को भी अवशोषित करता है कुछ %, जैसे वो एल नीनो आपने सुना है ना, कुछ वैसा ही, ठीक है। तो ये उसको अवशोषित करता है और परावर्तित भी कर देता है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यताप में परिवर्तन आ जाता है। अब जहाँ पे वायुमंडल में बादल ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा जैसे काले बादल आ जाते हैं तो अंधेरा सा छा जाता है, सूर्य की किरणें आती ही नहीं है वहां पे, ये चीजें होती हैं। फिर है स्थल जल का प्रभाव, कैसे, सूर्य की किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल जो है, जैसे पृथ्वी की जो सतह है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म होती है, वहीं पानी जो है वो बहुत धीरे गर्म होता है। तो इसी तरीके से सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह को जल्दी गर्म कर देती हैं और समुद्र को कम गर्म करती हैं जल्दी, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद है दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि देखो जैसे ठंडी के मौसम होते हैं तो उस टाइम पे सूर्यताप क्या ज्यादा होता है, नहीं होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में देखो दिन भी बड़े होने लगते हैं आपके, ठीक है, और धूप जो है वो भी बहुत तेज होती है, तो ये भी डिपेंड करता है इस पे, है ना। उसी के बाद में बच्चों भूमि का ढाल, सूर्य भूमि की ढाल होने पर
अधिक सूर्यताप होगा, जबकि विपरीत ढाल होने पर सूर्यताप कम पड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था अभी ना कि जैसे ये हमारा सन था, यहाँ पे ये अर्थ थी, तो इसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जाएंगी, ठीक है। अब इधर की तरफ थोड़ी कम कम हो जाएंगी, तो ये उसी चीज़ को दर्शाता है। छठा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। कई बार ये भी डिपेंड करती है, जैसे 3 जनवरी को क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे करीब होती है, तो इस दिन सूर्यताप ज़्यादा होगा, है ना। और अगर 4 जुलाई की बात करें तो इस दिन सबसे दूर होती है, तो दूर है तो सूर्यताप कम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देगा, उस बच्चे के क्वेश्चन के आंसर को मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है, हार्ट भी दे दूंगा, ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए। क्वेश्चन ये है कि जब पृथ्वी से 3 जनवरी को जो मतलब सूर्य से 3 जनवरी को पृथ्वी जब दूर होती है, दूर नहीं होती सर जी, करीब होती है, ठीक है। तो जब 3 जनवरी को सबसे करीब होती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं। और 4 जनवरी को जब सबसे दूर होती है, 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को जब सबसे दूर होती है, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं। उपसौर और अपसौर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है। जिस बच्चे का सही आंसर आएगा उस बच्चे के आंसर को मैं पिन कर दूंगा फटाफट से, ताकि और भी बच्चों को समझ आ जाए कि सही आंसर क्या है। ओके, तो ये है सूर्यताप वाला आपका पूरा का पूरा पार्ट। समझ गए क्वेश्चन आपका ये 24। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि हाउ डज रेन इमर्ज, तो कैसे होती है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेन, डिस्क्राइब ईच एंड एवरी इन डिटेल। तो रेन होती कैसे है, ठीक है, रेन के बारे में ये पढ़िए। उसके बाद में जो क्या नाम है कन्वेक्शन रेन होती है, ये क्या होती है, और माउंटेलाइज्ड रेन क्या होती है, इसके बारे में यहाँ से पढ़िए। फिर साइक्लोनिक रेन क्या होती है, उसके बारे में यहाँ से पढ़िए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड था बच्चों कि वो फैक्टर्स जो कि इंसुलेशन को अर्थ की सरफेस के लिए अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्ट क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, आप सारे फैक्टर्स यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय। तो पहले बात करेंगे बच्चों हम हिमालय के बारे में, ठीक है, कि हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है। ओके, तो लिखेंगे इस प्रकार से, हिमालय अपवाह तंत्र की जो खास करके नदियां हैं, ये हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां कैसी होती हैं, ये हिमालय से निकलती तो हैं लेकिन गिरती कहाँ पे है, उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में। हिमालय का अपवाह तंत्र नया है प्रायद्वीप के पठार के मुकाबले में। हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं ये विसर्प बनाती हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करके विसर्प भी बनाती हैं और अपना मार्ग जो है एक जैसा नहीं रखती, बदलती रहती हैं। ये नदियां हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती हैं। हिमच्छादित मतलब क्या है, जहाँ पे बर्फ पहाड़ों पे ज़्यादा हो। तो ये जो नदियां होती हैं ना हिमालय से जो भी निकलती हैं, वो ज़्यादातर अपना पानी कैसे पाती हैं, ऐसे ही पहाड़ी इलाकों से जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ होती है, ठीक है, और पूरी साल बहती हैं। इसीलिए हिमालय की नदियां कैसी हैं बच्चों, 12 मासी हैं, यानी कि सदा निरा होती हैं, यानी कि जिसमें सदा जल रहे, सदा निरा सदा नीर। ओके, 5वां, ये नदियां अपने विकास की युवा अवस्था में और मार्ग में अपरदन का कार्य करती हुई मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। तो हिमालय बाकी नदियां क्या करती हैं, डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। एक एग्जाम्पल है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे तेजी से बनने वाला विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, ठीक है। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा कौन है, सबसे जल्दी बनता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ओके, तो हिमालय अपवाह तंत्र क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार नहीं है सर, अपवाह तंत्र है। जी बिल्कुल, अपवाह तंत्र है। देखो अपवाह तंत्र को कैसे आपने याद करना है, पठार का प्रायद्वीपीय अपवाह का। तो देखो ये नदियां जो होती है ना, ये पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। यानी कि जैसे आपने इंडिया का मैप देखा है ना, तो ये जो निचला हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ से नदियाँ जितनी भी निकलती हैं, जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, वो यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं ऐसे करके, है ना, ये चीज़ें हैं। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बहुत पुराना है, हिमालय से भी पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ
एक सुनिश्चित मार्ग में बहती हैं और ये विसर्प नहीं बनाती हैं। लेकिन हिमालय वाली क्या करती हैं, इनका मार्ग जो है वो खुद ही बनाते हैं काट के, इसीलिए विसर्प भी बनाती हैं। लेकिन प्रायद्वीप में ऐसा नहीं है। प्रायद्वीप की नदियां जो है ये वर्षा पर डिपेंड करती हैं। किस पे? रेन पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए जब गर्मी आती है तो इन नदियों में पानी भी नहीं रहता, सूखा पड़ जाता है। ये नदियां अपनी विकास की प्रौढ़ अवस्था में हैं, अर्थात प्रौढ़ अवस्था मतलब यानी कि वृद्ध अवस्था। ये नदियां ये नदी घाटियां चौड़ी एवं उथली होती है। इन नदियों की जो घाटियां हैं वो चौड़ी और उथली होती हैं इस प्रकार से। तो आगे बच्चों समझ में आपको हिमालयी अपार तंत्र और प्रायद्वीपीय अपार तंत्र के बारे में। चलिए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की क्या क्या बातें हैं आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की क्या क्या बातें यहाँ से पढ़ लीजिए, ओके। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला था कि एल नीनो के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, तो लीजिए आंसर आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया। एल नीनो क्या है, इसके क्या परिणाम हैं, और एल नीनो का भारतीय मानसून तंत्र पर प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले ये शब्द का वर्ड का मीनिंग क्या है। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो कि हर 5 साल या 10 साल बाद प्रकट होता ही रहता है। इसके कारण संसार की विभिन्न भागों में कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी मौसम की चरम अवस्था आ जाती है। जैसे आपने वो देखा था ना बच्चों कि हिस्ट्री में आपका जो शायद चैप्टर 7 था कि 11वीं शताब्दी में जो भी बदलाव हुए थे ना, जुआ कंधे पे रखना या फिर और भी बहुत सारी चीजें, इन्हीं की वजह से 14वीं शताब्दी में जाके देखिए यूरोप में अकाल पड़ गया था, संकट आ गया था, 14वीं शताब्दी का संकट। तो कुछ वैसा ही एल नीनो होता है, ठीक है। एल नीनो हर 5 से 10 साल बाद में किसी भी एरिया में प्रकट होता है, और जब ये आता है तो वहां पे सूखा, बाढ़, मौसम संबंधी चरम अवस्था ला देता है। अब जब किसी एरिया में एल नीनो आता है तो परिणाम क्या होते हैं? परिणाम ये होते हैं कि भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति में बदलाव आता है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाती है, क्योंकि जब मौसम चरम अवस्था पे है, सिंपल सी बात है, तो समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आई जाएगी, प्लवक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि समुद्र में जो मछलियां होती हैं इनकी संख्या घटने लगती है। अब बारी आती है कि आखिर एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है। तो भारतीय मानसून पर भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है। कैसे? लिखेंगे इस प्रकार से। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए वैसे एल नीनो को अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो क्या नाम है भूगोलवेत्ता होते हैं, ठीक है, जो क्या नाम है जियोग्राफर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एल नीनो को ना अच्छे रूप में लेते हुए इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि भारत की आने वाली कई सालों का जो वो है मौसम का अनुमान वो लगा सकें, ठीक है। दूसरा, 1990 से 1991 में एल नीनो का भारत में प्रचंड रूप देखा गया था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों में देरी भी हुई थी, ठीक है। इसीलिए मानसून के आगमन, मानसून के विश्व का अध्ययन, विश्व सांकेतिक के रूप में खास करके भारत में ये लाया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग। तो अब आपको समझ में आ गया एल नीनो और भारतीय मानसून के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए वॉइस में थोड़ी सी लोच हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है, सुबह के 4:38, ठीक है। कितने? सुबह के 4:30 बजे के आसपास मान लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एल नीनो क्या है, रिजल्ट क्या होते हैं इसके, और इसके भारत पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। सारा आंसर एक ही बार में। क्वेश्चन 27 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी और इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। देखिए बच्चों, आपको अगर लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो हमने याद कर रखे हैं या फिर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, तो ध्यान से बात को सुनना। ये सिर्फ आपका अभी दूसरा पेपर है, ठीक है, सिर्फ दूसरा पेपर। इसके अलावा आपके भी 9 पेपर और आएंगे। टोटल आपके हम 11 सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। कितने? 11 नहीं तो पूरे के पूरे 10 तो करेंगे ही करेंगे, एक तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इन 10 पेपर में कितने क्वेश्चन की तैयारी होगी आपकी? 70 क्वेश्चन की। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में? नहीं ना। जैसे आपने देखा था हिस्ट्री में कि आपको केवल हमने 5 पेपर करवाए थे हिस्ट्री के, और उसी में से 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आए थे 80 में से। पॉलिटिकल साइंस में आपको 6-7 पेपर करवाए थे, उसी में से आपका 70+ क्वेश्चन आए थे, उसी में मतलब 70 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं पेपर से, ठीक है ना।
तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना जो भी पेपर आपके लिए हम लाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 27, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, विश्लेषण कीजिए इनका। ठीक है, तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत ने आज़ादी के बाद में पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति संभाली, फिर उन्होंने देखा कि भाई जो वन्य जीव है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए पहली बार वन संरक्षण नीति आई 1952 में। कब आई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, जब वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लेकिन इसमें ये देखा गया कि यार इस नीति का ना कोई ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, तो कुछ बदलाव करते हैं इसमें। फिर 1988 में इसे संशोधित किया गया। अब जब संशोधित हुए तब इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सतत, पोषणीय वन और प्रबंधन, इस पे बल दिया गया। ओके, अब ये जो नीति थी इसके मेन उद्देश्य क्या है? तो बहुत सारे उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था बच्चों, देश के ऐसे भाग जो वन, मतलब देश का जो 33% भाग है उस पे वन लगाए जाएंगे। इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। दूसरा, पर्यावरण संतुलन हमें बनाए रखना है और जो हमारा इकोसिस्टम है जो अनबैलेंस्ड है इसको हमें अच्छा करने के लिए वन लगाना है। ठीक है, देश की जो भी हमारी प्राकृतिक धरोहरें होती हैं, जैव विविधताएं होती हैं, आनुवांशिक हमारे मूल होते हैं, इनको संरक्षण करना है। ठीक है, मृदा अपरदन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, इसको हमें रोकना है। बाढ़ और सूखा इसे नियंत्रित करना है। ओके, वो जो भूमि निम्नीकृत है उसे, उस पर सामाजिक वानिकी की जाएगी या फिर वन रोपण किया जाएगा, जिससे कि जो भूमि उपजाऊ नहीं है ना वहाँ पे भी आसानी से सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, जब वन लगाए जाएंगे, पेड़ ज़्यादा लगेंगे, तो वनों से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलेंगे। ठीक है, अब वो जैसे आदिवासी लोग हैं तो ये वनों पे निर्भर रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो वनों पे निर्भर हैं तो इन्हें इमारती लकड़ियाँ, ईंधन, चारा, भोजन, औषधियाँ वगैरह वहीं से मिल जाती हैं। तो इसीलिए इनकी जीवन के लिए, जीवन को बचाए रखने के लिए वन लगाने चाहिए। ठीक है, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाए गए, खास करके इसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, जैसे वो था ना एक चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, वो इसी का एक एग्जाम्पल था। वन और वन संरक्षण, इसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका वन नीति के प्रमुख उद्देश्य 1988 के। ओके, चलिए अब इसी के इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, एनालाइज द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी। तो क्या क्या पॉइंट है आपके, इजीली यहाँ से रीड आउट कर लीजिए बच्चों सारे के सारे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं और ये कारक किस प्रकार से मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो कैसे सहायक होते हैं, क्या है क्या नहीं, ध्यान से देखना। देखो, मृदा की जब हम बात करते हैं तो मृदा यानी कि जो हमारी मिट्टी है, धरती माता, जो मिट्टी की सतह है, उसके एक कण को बनने में कई हजारों सालों का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि आपको बताना यह है कि मृदा के निर्माण में कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारक है बच्चों, वो है मृदा का मूल पदार्थ। अब आपको क्या है, मिट्टी तो खुद मिट्टी है, इसका मूल पदार्थ क्या होगा। देखो, जैसे जैसे चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब हो गया कि जो चट्टानें हैं वो अपने आप जब टूटती हैं, ठीक है, कई पुरानी हो जाती हैं, कई बार भूस्खलन हो जाता है, प्लेटें टकराते हैं तो वो आपस में टूटने लगती हैं, उनसे जो कण निकलते हैं, ठीक है, वही, उसी से मिट्टी का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत की मिट्टी, वहाँ की जो आधार है वो शैलों के कारण होती है। फिर जलवायु आ जाती है। देखिए, जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। मूल शैल यानी कि जो जैसे चट्टान है, तो कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो गर्मी के मौसम में अपनी मिट्टी को झाड़ देती हैं। ठीक है, कुछ चट्टानें ऐसी होती है कि ठंडी के मौसम में जो है उनकी क्या नाम है, जो मिट्टी होती है उसको हटा देती हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल मान लीजिए, कई बार क्या होता है कि कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा हो गई, जलवायु ऐसी है कि अधिक वर्षा हो गई, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और कई बार भारी वर्षा के कारण मिट्टी में उपजाऊ तत्वों का नुकसान भी हो जाता है। तो जलवायु कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। ठीक है, फिर है बच्चों उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई। तो पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत होती है पतली,
और मैदानी भागों में मिट्टी की परत होती है मोटी। जैसे नदियां जो है वो क्या करती हैं, अपने साथ में गाद लेके आती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे होता है मिट्टी का निर्माण। ओके, फिर बहुत सारी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे कि वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को उपजाऊ बना देती है। ठीक है, वनस्पति लगा रहे हैं, वन लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव उपलब्ध हैं, तो ये क्या कहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी वो उतनी ज़्यादा और दिनों तक चलती है, तो ये भी निर्माण में सहायक है। समय की बात आ जाती है तो एक छोटी सी मिट्टी की परत को बनने में कई हजारों सालों का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये कारण ये थे इसको प्रभावित करने के कारण। ओके, चलिए 5 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपके मैप को समझेंगे। और इस 5 नंबर के क्वेश्चन से 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन ये भी निकलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आंतरिक ग्रहों और बाहरी ग्रहों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों के नामों के अलग अलग आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों आंतरिक ग्रह की, यानी कि पार्थिव ग्रह की। इसमें नाम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी आंतरिक ग्रह की विशेषता है ना, उसी की उलट दूसरी वाली हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आंतरिक ग्रह के नाम की बात करें तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। हमारा पृथ्वी जो है ये भी एक आंतरिक ग्रह है। ठीक है, अब ये आंतरिक ग्रह शुद्ध ग्रहों की बेल्ट और सूरज के बीच पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इन्हें हम लोग स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, खास करके पृथ्वी को, क्योंकि इसमें हम रहते हैं। पृथ्वी जो है पूरे ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व वाला भी होता है। ओके, आंतरिक ग्रह आकार में काफी छोटे होते हैं, लेकिन छोटे हैं, लेकिन वो बात है ना कि छोटे को खोटा मत समझना, छोटे तो जरूर है लेकिन हमारा घनत्व तो बहुत है। ठीक है, ये ठोस होते हैं, चट्टानी अवस्था में होते हैं, और आंतरिक ग्रह गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आंतरिक ग्रह की विशेषता बच्चों। अब दूसरी समझो बाहरी ग्रह, यानी कि जोवियन ग्रह की विशेषता। तो नाम तो पहले अलग होंगे ही इसके, तो नाम क्या अलग हो गए कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ये जो आंतरिक ग्रह थे ना, ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट और सूरज के बीच पाए जाते हैं, लेकिन बाहरी ग्रह केवल क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पे पाए जाते हैं। बेल्टों के मतलब वहां पे नहीं, उसके बाद में पाए जाते हैं। जबकि भीतरी ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह कैसे होते हैं, ये उसके ऊपर पाए जाते हैं और ये उसके बाद, बाहरी उसके बाद। इन्हें हम लोग जोवियन ग्रह भी कहते हैं, और ये आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। हमने ये देखा था अभी, जो आंतरिक होते हैं ये कैसे हैं, छोटे हैं, अधिक घनत्व होते हैं, चट्टानी अवस्था में और गर्म होते हैं। लेकिन बाहरी ग्रह आकार में होते हैं बड़े, घनत्व होता है कम, चट्टान की जगह ये होते हैं ठोसी अवस्था में, और ये ग्रह होते हैं ठंडे, ज्यादा बाहर है इसलिए ये ज्यादा ठंडे हैं। बस ये डिफरेंशिएट था आपका यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। ओके बच्चों, चलिए अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कि सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। तो बेसिक मटेरियल आ जाता है इसका। ठीक है, ये आपका बेसिक मटेरियल है, क्लाइमेट है आपका, ठीक है, रिलीफ आ जाता है, बायोलॉजिकल यहाँ पे एक्टिविटीज आती है, और टाइम आ जाता है। एंड उसके बाद था बच्चों कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, यानी कि जोवियन प्लैनेट्स एंड टेरेटल। तो सबसे पहले आपने देखा कि इनर प्लैनेट्स यानी कि अर्थी के बारे में, फिर आउटर प्लैनेट यानी कि जोवियन के बारे में आपने पढ़ा। ओके, अब ध्यान से सुनो एक चीज और। वैसे तो आपके हमने देखो वर्ल्ड मैप के लिए, ठीक है ना, वर्ल्ड मैप के लिए एक 30 मिनट की बहुत ही अच्छी सेपरेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हो ना कि पेपर में आप पूरे 5 नंबर लाओ, तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप वर्ल्ड मैप की तैयारी के लिए उस वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा। ओके, तो सेक्शन डी तो हो गया हमारा। अब शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर ए की। तो सेक्शन ए में रहेगा मैप वाला। एक चीज मैं आपको बच्चों पहले ही क्लियर कर दूं, मैप जो है ना पेपर में आपसे कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये वर्ल्ड मैप रहेगा, ठीक है, अब वर्ल्ड मैप के ना कुछ जगह जो है इस प्रकार से ये अंकित रहेंगी। ओके, जैसे 6-7 जगह अंकित रहेंगी आपके लिए, और आपको 6-7 जानकारियां दी जाएंगी। ठीक है, कैसे दी जाएंगी मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखो, आपको ना इस प्रकार से लाइन के हिसाब से 6 से 7 जो जानकारियां हैं, तकरीबन 6 से 7 ये दे दी जाएंगी, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए जैसे एशिया का जो क्या नाम है, एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट बताइए। ठीक है,
आपसे पूछा जाएगा बताइए एक गर्म जल धारा कहाँ पे है, ये बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग से, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आपको एक एक करके ना हर पेपर में सारे मैप की प्रैक्टिस करवाएंगे बढ़िया तरीके से। जैसे कि जैसे छोटी बड़ी प्लेटें, महासागरीय धाराएं, हॉट स्पॉट, छोटी ये क्या नाम है, गर्म धारा, छोटी धारा है, तो इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे छोटी बड़ी प्लेटों की। अब ध्यान से देख लेना, काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा। ओके, देखो सबसे पहली हमारी जो प्लेट है बच्चों, वो है अंटार्कटिक प्लेट, और ये आती है इस वाले इलाके में, छोटे से इस वाले इलाके में, ठीक है। दूसरी प्लेट है बच्चों हमारी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी, और उत्तरी अमेरिकी यानी कि महाद्वीप वाली, तो ये हमारी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरी प्लेट है बच्चों दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जो कि उत्तरी अमेरिका के नीचे वाली है। और चौथी है बच्चों हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट, अमेरिका के बीच में, या फिर कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। ओके, पांचवी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्रो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। छठी है बच्चों आपकी क्या नाम है, अफ्रीकी प्लेट, ठीक है ना, ये रही आपकी छठी, इसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीकी प्लेट। और सातवीं है एशिया में यूरेशिया, ये तो आसान है याद करना, एशिया में यूरेशिया। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आप ना कुछ चीजें अंकित करूंगा, आप मुझे बताना कि कौन सी प्लेट कहाँ पे है। ओके ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ये अंकित किया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया मान लीजिए 4, इसको मैंने नाम दे दिया है तीसरा, ठीक है। इस वाले एरिया को मैंने नाम दे दिया है पहला वाला, ठीक है। और इसे नाम दे दिया है मैंने दूसरा, और ये नाम हो गया है आपका यहाँ पे छठा। सातवां नाम क्या था हमारा, सातवां इस वाले इलाके पे मान लेते हैं, ये वाला, और थोड़ा सा ये वाला इलाका, ठीक है। तो ये सातवां हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना इसमें से कौन सी चीज कहाँ पे है। सर जी एक और रह गई, पांचवी, और पांचवी कहाँ पे है हमारी, लेट मी चेक, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई हो गई, अफ्रीकी हो गई, उत्तरी अमेरिकी हो गई, यूरेशियाई हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हाँ एक चीज और रह गई थी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है ना, इसको हमने नाम दे दिया बच्चों पांचवी। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना चैट सेक्शन में, और मन ही में सोचना क्या होगी। बताओ बच्चों, इसमें आपकी यूरेशियाई प्लेट कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है, फटाफट से बताओ। सर नंबरिंग 2 पे है, वेरी गुड। यहाँ पे है आपकी यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आपकी, यहाँ पे है यूरेशियाई प्लेट। चलिए पास हो गए आप। दूसरा, अब बताओ आप, उत्तरी अमेरिकी प्लेट कहाँ पे है। सर अमेरिका वो रहा ऊपर में चौथे नंबर पे, वेरी गुड, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, वेरी गुड। चलिए बताओ प्रशांत महासागरीय प्लेट कौन सी है। सर जी अमेरिका, और मतलब दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के नीचे वाला पार्ट, सर सातवां ये वाला हो जाएगा आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। चलिए अफ्रीकी प्लेट, सर नंबर 1 ये रही अफ्रीकी प्लेट। अच्छा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, सर जी 6 नंबर पे ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। और ये तो बची गई आपकी बस दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और नीचे आपकी अंटार्कटिका आ जाती है। बस हो गई तैयारी आपकी, है ना। अब जब अगला मैप आपको समझाऊंगा ना, तो उसमें आपको समझाऊंगा 5 छोटी छोटी प्लेटें, जिसमें से सबसे पहले नजका प्लेट है, फिर फिलीपीन प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, और इधर जवांडी फूका प्लेट है, और ये क्या नाम है अरेबियन प्लेट है, और एक ये है कि क्या नाम है कैरिबियाई प्लेट। ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, इसे अगली वीडियो में समझाऊंगा, एक ही में समझा दूंगा तो दिमाग में गचड़ पिचड़ मच जाएगी आपके ठीक है, इसीलिए। चलिए अब इंडिया मैप की प्रैक्टिस करते हैं। एक मैप आपको मैं इंडिया का समझा देता हूँ। ओके, इंडिया के मैप के लिए हमारा आज का जो टॉपिक है वह भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां, ठीक है। अब भारत में बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, कौन से राज्य में कौन से कहाँ पे, तो ये आपके लिए याद करना बहुत जरूरी नहीं है, मतलब बहुत जरूरी है। तो इसीलिए देखिए एक टेबल बनाई हुई है, एक तरफ सीरियल नंबर है, ठीक है, और एक तरफ है उसका नाम, और एक तरफ उसका स्टेट। जैसे आपसे पूछूं K2 कहाँ पे है, तो K2 कहाँ है भाई, भारत के एकदम ऊपरी इलाके में, कहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है ना ये वाली प्लेट, ठीक है। जूम कर लेना आप वीडियो को, 8x तक मिल जाएगा आपको। ऊपरी में ये जो है ना ये K2 है। फिर कंचनजंगा कहाँ पे है, कंचनजंगा से पहले आप देख लो कि वहीं पे कश्मीर में और क्या है।
तो कश्मीर में है नग्गा पर्वत, ठीक है, ये कश्मीर और पाकिस्तान दोनों में ही है, तो ये रहा आपका यहाँ पे नग्गा पर्वत। फिर कंचनजंगा कहाँ पे है सर, सिक्किम में, और सिक्किम कहाँ पे, ये रहा देखो, ये आपका रहा यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, कंचनजंगा। फिर है नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में, और जहाँ पे ये नंदा देवी है ना बच्चों, इसी के अगल बगल से गंगा नदी का वो है उद्गम स्थल, ठीक है, गंगोत्री हिमनद, और इसी के ठीक ऊपर यहाँ पे है यमुनोत्री हिमनद, है ना। नंदा देवी जहाँ पे है वहाँ पे ठीक क्या है, गंगोत्री हिमनद, और उसके ऊपर ठीक यहाँ पे है यमुनोत्री हिमनद, ओके। नमचा बरुआ कहाँ पे है सर, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपरी इलाका है ना, यहाँ पे है आपका नमचा बरुआ। फिर अन्नामुडी, अन्नामुडी सर केरल में है, ये रही यहाँ पे इस वाली जगह पे, और डोडा बेटा ये तमिलनाडु में है, अन्नामुडी के ऊपर की तरफ में तमिलनाडु में आ जाता है यहाँ पे, ओके। तो इस प्रकार से ये आपके भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां होंगी। आप इसको बच्चों वीडियो को पॉज करके अपनी वीडियो जो है ना उसको जूम कर लीजिए, यूट्यूब में फीचर है जूम करने का, उसके हिसाब से आप इसको समझिए तो समझ जाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, आपकी वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस हो गई और आपकी इंडिया मैप की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई मेरे हिसाब से, ओके। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा तीसरा वाला सैंपल पेपर था बच्चों, इसको सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो अपने दो सेक्शन समझे हैं, खंड नंबर घा और खंड नंबर ना, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप, 10 नंबर का मैप। आई होप आपकी इस वीडियो से इन सभी की प्रैक्टिस जो है अच्छी हो गई होगी, आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी हुई होगी, है ना। एक बार ना आप सारे बच्चे मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है इस वीडियो से, है ना। बाकी आप लोग चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी ज्वाइन हो जाएं, वीडियो को देख लें, तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप उसको देख सको, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे सैंपल पेपर 4 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।